हेलो एवरीवन। माय नेम इज वैभव तिवाड़े। आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी श्री सिटी। और मैं एक अंडर ग्रेजुएट बीटेक स्टूडेंट हूँ और मैं अपना भी सेकंड ईयर में हूँ। और मेरा ब्रांच जो है वो कंप्यूटर साइंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो इसमें कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में? टोटल 29 क्वेश्चन है। देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू फर्स्ट से। तो 9.1, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड्स इज। ओके, तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है क्या। तो अगर हम ऊपर ऊपर देखें, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट कितना मुड़ सकता है, मतलब हम उसको कितना बैंड कर सकते हैं, वो होती है रिजिडिटी। तो अर्थ है हम लोग ऐसे मतलब बिना थ्योरी करते हम लोग देखें तो आइडियल लिक्विड जो होता है उसको तो हम कितना भी मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसका आंसर कितना होना चाहिए? बी, जीरो। पर अर्थ हम इसको थ्योरेटिकली देखें इस चैप्टर की थ्योरी के हिसाब से, तो इधर आ जाते हैं। तो अपने को पता है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? इसको कितना कहते हैं बैंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो इन केस ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। अर्थ हम लोग उसको मोड़ेंगे तो अर्थ लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है। बट उसका जो शेप है उसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं है। दैट्स वाई तो इसके ऊपर कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा और कोई स्ट्रेन भी नहीं होगा। तो उसके लिए कारण जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। अर्थ हम लोग बिना थ्योरी पढ़े भी करते हैं इस सवाल को देखते हैं और अपने को पता रहता है कि रिजिडिटी का मीनिंग क्या है, तो हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ओके। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। 9.2 ये क्या कह रहा है? द मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, अपने पास एक वायर था, ठीक है। फिर अपन लोगों ने क्या किया, उसको बीच में से एक दो टुकड़े कर दिया। और फिर जब अपन ने उसका हाफ वाला जो लिया, ये वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला, ठीक है। और उसको जो है, जब इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये कितना मैक्सिमम लोड सह सकता है, ये जो आधा टुकड़ा है ये। तो अपने को समझना पड़ेगा कि जो लोड आएगा उसके वो नीचे साइड आएगा, और जो वायर में आएगी एक टेंशन आएगी इस लोड के कारण, ठीक है। तो अपने को यही बताना है कि इसकी जो टेंशन है उसमें कितना चेंज आया। तो जो अपना ब्रेकिंग फोर्स होता है वो क्या होता है कि इसके ऊपर आता है, हम एक टेंशन होता है टी। अच्छा, हम उसके ऊपर कोई टेंशन इंक्रीज करते हैं तो ये वायर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स। तो उसके ऊपर अगर से फोर्स रहा तो अपना वायर टूट जाएगा, और उसके नीचे जो रहा तो अपना वायर ठीक ठाक रहेगा। तो वही बोल रहे हैं मैक्सिमम लोड, तो ये ब्रेकिंग पॉइंट की बात करें तो अपने को बताइए थेरी से कि जो अपना ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ये रहा अपना ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट, सॉरी, ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो अपना जो वायर है जिसकी लेंथ हाफ है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही होगा, क्योंकि हम लोग उसको बीच में से काटा थोड़ी है, उसको हमने बीच में से तोड़ा है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो उसका जो ब्रेकिंग फोर्स रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो पहले अर्थ वो एम मास का जो बार है वो हैंडल कर सकता था, तो ये जो आधा लेंथ वाला है, ये भी एम मास से हैंडल कर पाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्शन हम लोग जो है, क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो 9.2 का आंसर आ जाएगा अपना डी, रिमेन्स सेम। तो इसके लिए हमको क्या समझना था कि जो ब्रेकिंग फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है। और ओके, तो और यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन, लेंथ और थिकनेस। जैसे कि हमने बताया कि ये सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। और जो अपना थर्ड क्या बोल रहा है, इफ अ वायर ऑफ लेंथ एल इज कट इनटू टू और मोर पार्ट्स, then its each area can hold the same weight as braking force is independent of the length of the wire। तो यही बात इसमें तीन अलग अलग लाइन में लिखी हुई है कि एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है जो अपना ब्रेकिंग फोर्स रहता है वो। तो यहाँ पे अपना 9.2 भी क्लियर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 9.3। द टेम्परेचर ऑफ अ वायर इज डबल द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी। तो बोले कि जो टेम्परेचर हम लोग ने उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले इसके लिए अपने को पता करना पड़ेगा कि यंग्स मॉड्यूलस का डेफिनेशन क्या होता है। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है?
यंग्स मॉड्यूलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, एफ बाय ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल। इतना अपने को पता है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ई डेल्टा एल, ठीक है। और जो अपने को पता है कि टेम्परेचर की चेंज से जो फ्रैक्शन चेंज आता है उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, डेल्टा एल बाय एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो अब लोग हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पर, इस वाले मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस वाले में, ठीक है। तो हम लोग ने पुट किया डेल्टा एल की वैल्यू एफ एल ई बाय डेल्टा एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो अपने को यहाँ से पता चला कि जो अपना यंग्स मॉड्यूलस है बाय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे यंग्स मॉड्यूलस डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा यंग्स मॉड्यूलस इंक्रीज करेगा। तो ये बोल रहा है कि सीधे सीधे हमने जो टेम्परेचर वो इंक्रीज कर दिया वायर का, तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। और सिर्फ यहाँ पे हमको फैक्टर पूछा था, हम टू के फैक्टर से बोल सकते थे, पर यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा डी, विल डिक्रीज। तो इस चैप्टर के जो बेसिक फॉर्मूला, जैसे कि हमने अभी तीन क्वेश्चन के, तीनों में कुछ कुछ फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। जैसे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का क्वेश्चन था, इसको हम लोग ने बिना थ्योरेटिकली कर लिया था, पर इसमें भी यार हम थ्योरी लगाते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, तो ये भी पूरा फॉर्मूला था। सेकंड वाला था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, तो ये भी एक फॉर्मूला ही था। तो इस चैप्टर के फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं 9.4 पे। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9.4। A spring is stretched by applying a load to its free end, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसे ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है, इज अप्लाइंग अ लोड टू इट्स फ्री एंड। तो यहाँ पे एक लोड है, एम मास का मान लेते हैं। स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज, तो ये बोल रहा है कि जो स्ट्रेन इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, वॉल्यूमेट्रिक, शेयर, लॉन्गिट्यूडनल एंड शेयर एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो अपने को पूरा पता रहना चाहिए कि हर टर्म किसको डिफाइन करिए। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज क्या होता है, जब जो है उसका पूरा वॉल्यूम चेंज हो। यहाँ पे इसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या स्प्रिंग का, नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर शेयर, शेयर क्या होता है, जब उसके शेप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो क्या हमारी स्प्रिंग के शेप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बिल्कुल। अपना जो इसका शेप है वो थोड़ा डिफॉर्म हो जाएगा, जो स्प्रिंग है वो थोड़ी लंबी टाइप की हो जाएगी। मतलब पहले अगर तुम मान लीजिए स्प्रिंग ऐसी थी, तो अब स्प्रिंग कैसे हो जाएगी, हमेशा के लिए ऐसी हो जाएगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इस ईयर वाला तो आएगा, और फिर आगे चलते तो ये आएगा लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एट प्रेजेंट इसकी लेंथ ऐसे इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, बिल्कुल, क्योंकि मास ऐसे लटक रहा है, तो इसके कारण जो लॉन्गिट्यूडनल जो है स्ट्रेन वो ऐसे पड़ेगा इसके ऊपर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गिट्यूडनल एंड शेयर। तो ये अलग एक बार पढ़ भी लेते हैं, थ्योरी में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वेयर द स्प्रिंग इज सस्पेंडेड विद अ फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट, ये इस डायग्राम की बात करें जो हमने अभी अभी ड्रॉ किया है। नाउ अ लोड इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ दैट स्प्रिंग, ठीक है, ये ऐसे अटैच्ड है। सो इट इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग अ लोड टू इट्स फ्री एंड, ठीक है। क्लियरली द लेंथ एंड शेप ऑफ द स्प्रिंग चेंजेस एंड द वेट ऑफ द लोड बिहेव्स एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये जो अपना एम लगा रहा है नीचे, तो ये नीचे एम जी लगाएगा, तो यही बोल रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है एम जी, यही इसका डिफॉर्मिंग फोर्स है। मतलब इसका जो शेप चेंज कर रहा है, तो इट इज एन डिफॉर्मिंग फोर्स। द चेंज इन लेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसे मैंने कहा लेंथ में जो चेंज था वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, और चेंज इन शेप क्या था, अपना शेयरिंग स्ट्रेन था, ठीक है। इतना समझ आता है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, तो एरिस कर लेते हैं। ओके, so question number 5. A rigid bar of mass m is supported symmetrically by three wires, each of length L. Those at each end are the copper, and in the middle one is of iron. The ratio of their diameters, if each is to have same tension, is equals to. तो ये डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ये अपने पास क्या है, एक मतलब दीवार टाइप की मान ली, ठीक है। फिर इससे क्या है, कहते हैं एक जो एम मास का है,
ऐसे मास होगा, ये एम मास का बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉपर वायर है, यहाँ पे भी एक कॉपर वायर है, और मिडिल में क्या है अपना, एक आयरन वायर है, ठीक है। यहाँ पे सी यू कॉपर, एफ ई आयरन, और यहाँ पे भी कॉपर है, ठीक है। इतना समझ आता है। तो ये क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच एस हैव टू हैव, अपने को जो टेंशन चाहिए इस वायर में, इस वायर में, इस वायर में, तीनों में सेम चाहिए। तो ये बोल रहा है कि इनके रेशियो ऑफ डायमीटर्स क्या होंगे। तो इसके लिए हमको फिर से अपने जो फॉर्मूले है वो फिर से लिखने पड़ेंगे। तो अपना जो है फॉर्मूला पहला क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस का। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन होता है एफ बाय ए, और जो अपना स्ट्रेन होता है वो होता है डेल्टा एल बाय, डेल्टा एल बाय एल। तो ये हो जाएगा अपनी एफ बाय ए, ये हो जाएगा एल बाय डेल्टा एल, ठीक है। ओके। तो अब क्या हो रहा है, जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग थोड़ा एरिया लिख देते पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये डायमीटर का बोल रहा है, तो हम रेडियस की जगह लिख देते हैं डी बाई टू। अभी तक सब कुछ इजी चल रहा है, डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर आ जाएगा यंग्स मॉडुलस, तो इधर आ जाएगा एफ, यहाँ पे जाएगा डेल्टा एल बाई डेल्टा एल, ठीक है। तो क्या है, हम लोग इसको थोड़ा ट्रांसफर करते हैं और एक साइड डी को लेके आते हैं, और बाकी एक साइड सारे दूसरे चीज। तो ये डी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा फोर पाई, सॉरी फोर एफ, ये आ जाएगा एल अपॉन पाई डेल्टा एल, पाई डेल्टा एल भी, और ये आ जाएगा वाई, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो ये अपना डायमीटर जो है, इसका रिलेशन आ गया। अब क्या बोल रहा है कि टेंशन सेम होनी चाहिए, टेंशन सेम होनी चाहिए मतलब एफ जो होगा वो सेम होएगा, और जो एल बाय डेल्टा एल है ये भी सेम होंगे। क्यों, क्योंकि टेंशन तभी सेम होगी जब उन तीनों की जो लेंथ है वो इक्वल रहेगी, तो डेल्टा एल बाय एल भी कांस्टेंट ही रहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जरूर सबका सेम है, तो अल्फा डेल्टा टी सबका सेम हो जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट है, और ये फोर तो कांस्टेंट है, और पाई भी कांस्टेंट है, तो इससे अपना डायमीटर आया, वो क्या आया, रूट ऑफ वन बाय वाई के प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो डायमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वियंस मॉड्यूलस। इतना अपने पास वो आ गया रिलेशन। अब क्या करेंगे हम, डी ऑफ डायमीटर ऑफ कॉपर, जो अपने से क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर, तो डी ऑफ कॉपर अपॉन डी ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वो भी रूट में, ठीक है। तो आ जाएगा रूट के अंदर, यहाँ पे जाएगा ऊपर में आ जाएगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ आयरन, नीचे में आ जाएगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर, ठीक है। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन के साथ मैच करा, ऑप्शन नंबर बी। ये अपना 9.5 का आंसर हो जाएगा बी। तो कुछ नहीं था इसमें भी, हम लोगों ने क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें हम लोग ने क्या किया, पहले सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखा, और फिर जो एरिया था उसमें पाई आर स्क्वायर डाल दिया। तो आर की जगह हम लोगों ने डी डाला, और फिर डी का जो रिलेशन था वो यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं 9.6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 9.6, ये क्या बोल रहा है, अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 12 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज स्ट्रेच वेल विद इन इलास्टिक लिमिट horizontally between two pillars. A mass m is suspended from the midpoint of the wire. The strain in the wire is, okay, तो ये अभी 9.6 वाला क्वेश्चन चल रहा है, okay. तो इसका एक बार डायग्राम हम लोग खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये एक पिलर है, ठीक है, और इधर एक पिलर है, और यहाँ से जो है अपना एक वायर गया हुआ है, तो ये ऐसे जाता वायर अपनी, तो ऐसे सीधे जाता। बट हम लोग ने क्या किया, ये जो मिडिल पॉइंट है एकदम मिड पॉइंट, इस पे अपन लोगों ने क्या किया, एक मास को सस्पेंड कर दिया। तो उसमें जो वायर हो जाएगा वो कैसा दिखेगा इसके बाद, ऐसा था पहले, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो अब अपना जो वायर हो जाएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मास है तो उसमें टेंशन आएगी, इसके नीचे लग रहा होगा mg, और इसको जो है जो सपोर्ट कर रहा होगा वो क्या होगा, टेंशन। तो ये जो दोनों टेंशन है ये मिला के जो अपने mg को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें लेंथ भी गिवन है इसका कितना है, 12। तो ये क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रेन है वो कितना होगा। तो सबसे पहले अपने को पता रहना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि स्ट्रेन का मतलब क्या होता है। तो स्ट्रेन क्या होता है अपना,
डेल्टा एल बाय एल, ये चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल ओरिजिनल लेंथ, और ऊपर में आ जाता है डेल्टा एल। ठीक है, तो अब चेक करते हैं डेल्टा एल क्या है। डेल्टा एल क्या होगा, जो ओरिजिनल लेंथ था पहले और जो बढ़ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ओरिजिनल लेंथ ये रहता है, ठीक है, मिड पॉइंट तक के, और अभी क्या हो गया ये, तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल जैसे दिख रहा है अपने को, तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है। तो अपने को ये तो पता है कि लेंथ जो है इंक्रीज की है, पर कितना की है उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। ये पूरा वायर हो गया। मान लीजिए इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये ऐसे सस्पेंडेड दिखेगा, ठीक है वायर। हमने इसको थोड़ा ज्यादा किया ताकि थोड़ा क्लियर पिक्चर बने। ये 2L था तो ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, दिस माइनस ऑफ दिस। तो इसको हम लोग एक पॉइंट ले लेते O, इसको ले लेते A, फिर इसको ले लेते B। तो अपने को जो डेल्टा एल निकालना है वो क्या हो जाएगा, EO माइनस ये वाला मिड पॉइंट, तो इसको भी एक नाम दे देते हैं, M पॉइंट दे देते, ठीक है। तो अपना जो डेल्टा एल हो जाएगा वो इस लेंथ माइनस ये वाली लेंथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EO माइनस ऑफ AM इज इक्वल्स टू डेल्टा एल। पर डेल्टा एल ये नहीं होगा, क्या होगा डेल्टा एल इसका डबल। क्यों डेल्टा एल इसका डबल क्यों होगा, क्योंकि जितना ये इंक्रीज करेगा उतना ये भी इंक्रीज करेगा, तो हम सीधे सीधे उसको क्या कर दे रहे हैं, डबल। अपना जो डेल्टा एल आ गया हो गया 2 टाइम्स EO माइनस AM, तो AM अपने पास गिवन है L, तो 2 टाइम्स EO माइनस ऑफ L इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो अब जब अपना AO है वो क्या हो जाएगा, EO हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, तो ये जगह अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस, और ये अपने को एक्स गिवन है, ठीक है, इसका ध्यान देना है कि ये एक्स, ठीक है, तो ये जगह एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो अब यहाँ पे ए पुट कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो अपने पास डेल्टा एल आ गया, और लेंथ जो ओरिजिनल थी वो कितनी थी, 2L, ठीक है। और चल इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एल कॉमन, ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 2L स्क्वायर। ये कैसे आएगा, जो जो अपना बाइनोमियल वो था अप्रोक्सीमेशन, वो आपको पता है, जब एक्स स्क्वायर बहुत ही छोटा होता है, तो मैं इसको बाजू में लिख देता हूँ, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये आपको वैसे पता तो होना चाहिए, पर फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब अपना एक्स जो है बहुत ही छोटा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमको सीधे सीधे दिख रहा है जो अपना एक्स है वो छोटा होता है, क्योंकि जो लेंथ में जो है ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो जो एक्स है अपने यहाँ पे काफी छोटा है, और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये और छोटा होगा किसके रिस्पेक्ट में, एल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन के टर्म में, 1 प्लस एक्स ऊपर एल नीचे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पे जो इसकी पावर होती है, जैसे ये रूट है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ये होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसको, इस वाले टर्म को, ठीक है, ये वाला टर्म हम लिख दिया, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ एल, ओके, एल अपन लोगों ने कॉमन ले लिया था, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एल, यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे क्या था 2, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल, ठीक है। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाला थोड़ा पार्ट ही था, बाकी इसके बाद सब कुछ सिंपल है। तो अब क्या लिख सकते हैं, हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे डेल्टा एल को, तो डेल्टा एल सीधे से जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स ये एक एल और ये माइनस एल, यहाँ से क्या आ जाएगा एल कॉमन, 2L कॉमन आ गया, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर, और यहाँ से भी एल कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये एक बार -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये एल से जो है एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा x² बाय L। तो ये आ गया अपना डेल्टा एल, ठीक है। तो यही पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा था, स्ट्रेन, तो ये आ गया अपना डेल्टा एल, थोड़ा सॉल्व करने के बाद x² बाय L। तो अब जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, ये हो जाएगा x² बाय, और जो रियल लेंथ थी वो कितनी थी 2L, तो यहाँ पे जाएगा 2L। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, x² अपॉन 2L स्क्वायर, सॉरी सॉरी ये 2L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एक
एक्स स्क्वायर बाय एल और डेल्टा एल का 2l, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2l। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 9.6 भी हो गया। तो 9.6 में हम लोगों ने क्या किया, बस एक स्ट्रेन वाला फॉर्मूला यूज किया, डेल्टा एल बाय एल। बस जो डेल्टा एल में था उसमें हम लोग ने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन निकाला, थोड़ा सिंप्लीफाई किया और फिर अपना आंसर जो है आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या बोल रहा है, इसमें अपने को 3 फिगर दिए हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो अपना क्या हो गया, टेंशन किस स्ट्रिंग में कैसा होगा। तो अपने को 3 फिगर गिवन है, एक ऐसे लटका हुआ है इस मास को, एक में ऐसे लटकाया हुआ है और एक में ऐसे लटका हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसी होगी। ये बोल रहा है कि सेम इन ऑल द केसेस, तो ये जो स्ट्रिंग है इसके नीचे mg लग रहा होगा, तो ये स्ट्रिंग के ऐसे टेंशन होगा और इसका ऐसा टेंशन होगा। ठीक है, इसमें ऐसे होंगे टेंशन और नीचे लगेगा mg, इसमें टेंशन ऐसी होगी और नीचे लगेगा mg। इतना समझ आता है, ये ना एफबीडी बन गया सिंपल सा, कि टेंशन ऊपर है और नीचे mg है। तो ये बोल रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग के बारे में पता करो। तो हम कोई भी एक रैंडम ले लेते हैं, पहले ये वाला ले लेते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसका जो टेंशन है हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करें, तो ये हो जाएगा इसका नॉर्मल ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। इतना समझ आता है। तो अच्छा टी साइन थीटा एक स्ट्रिंग का, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग का क्या होगा, वो भी टी साइन थीटा होगा। कौन सी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग इसमें, ये वाली स्ट्रिंग की। इसको भी अर्थ हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे, तो इसको ऊपर टाइम टी साइन थीटा, इधर टी कॉस थीटा। तो ये जो दो टी साइन थीटा है ये किसको बैलेंस कर रहे हैं, एक एम जी को। ठीक है, पी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा अपनी टी इज इक्वल टू एम जी अपॉन 2 साइन थीटा। इतना समझ आता है। ठीक है, तो ये अपना क्या रिलेशन आ गया टेंशन का। तो यहाँ पे जो है साइन एम जो है सबके लिए कांस्टेंट है, जी भी सबके लिए कांस्टेंट है और टू तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे अपने को इतना समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे साइन थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो अपनी टेंशन कम लगेगी किसी भी स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो अब फिगर्स पे आ जाते हैं। इसमें जो साइन थीटा है इसमें कुछ ना कुछ तो एंगल है, ये वाला थीटा। ठीक है, और इसमें जो है साइन थीटा कितना हो जाएगा, एकदम 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसकी जो टेंशन है पूरी ऊपर ऊपर लग रही है, तो हो जाएगी साइन थीटा 90 डिग्री। और इसमें भी है जो है कुछ एंगल है, इतना समझ आ रहा है। तो इसमें जो है अपने को क्या चाहिए था, साइन थीटा मैक्सिमम, और साइन थीटा मैक्सिमम क्या होता है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे आ जाएगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टेंशन मिनिमम होगी। साइन थीटा मैक्स, तो अपनी जो टेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मिनिमम। तो ये अपने को कौन से केस में दिख रहा है, केस नंबर बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, एट लीस्ट इन बी। अच्छा हम इसको ऐसे मतलब इतना सब एफबीडी वगैरह सब ना देखे, तो हम लोग मतलब ऐसे ज्यादा सॉल्व ना करें, तो हम इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो टेंशन आएगी तो एक इधर लगेगी और एक इधर लगेगी। तो क्या होएगा, ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ये mg को बैलेंस कर रहा है, तो ये तो mg के इक्वल होना चाहिए ये दोनों का मिला के। बट एक एक्स्ट्रा ये वाला कंपोनेंट लग रहा है। ठीक है, इस केस में, इस केस में क्या होएगा, इसमें भी ऐसे ही कि एक इधर होएगा और एक इस साइड होएगा। तो इसमें भी दो कंपोनेंट आ रहे हैं, तो बाद में जो टेंशन है वो इंक्रीज ही करी। बट इस केस में जो है अपनी टेंशन जो है सिर्फ इस डायरेक्शन लग रही है, हो जाएगी 2t इज इक्वल टू एम जी। तो ये जो अपना बेस्ट केस हो जाएगा जिसमें जो टेंशन इन द वायर हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। तो ये 9.7 वाला जो क्वेश्चन था ये भी हम लोग ने सॉल्व किया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर टू सिलेंड्रिकल rods of identical dimensions, one of rubber and other of steel. Both are fixed rigidly at one end to the roof and mass m is attached to each of the free ends at the center of the rod. तो ये जो है इसका फिगर थोड़ा देखना पड़ेगा। ये जो अपना ये एक सीलिंग है, ठीक है, छत बोलेंगे इसको। इससे क्या है, एक रबर रॉड है और एक स्टील रॉड है, इनके बीच में एक मास एम है। ठीक है, तो ये दोनों मास है, ये रबर लिख लेते हैं और ये लिख लेते हैं अपनी क्या है, स्टील। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है,
कि ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर अपने को क्या करना है, कमेंट करना है। तो ये क्या हो रहा है, बोथ द रॉड्स विल इलोंगेट बट देयर शेल बी नो परसेप्टिबल चेंज इन शेप। तो ये अपने को कुल मिला के सारे ऑप्शंस में यही बोल रहा है कि जो है इनके शेप और जो है शेप में चेंज होगा कि नहीं होगा, और जो इलोंगेशन है उसके ऊपर कमेंट करना है, ठीक है। अपने को पता है अर्थ मास यहाँ पे है तो इसका नीचे क्या लगेगा, mg। यहाँ पे मास है, नीचे लगेगा mg, और इसका खुद का भी मास होएगा, ये जो अपनी ये है रॉड, तो इनका भी मास नीचे होएगा। तो इलोंगेशन तो दोनों में होने वाला है। इतना समझ आता है कि अर्थ मास है और ये ऐसे लटके हुए नीचे mg लग रहा है कि इन दोनों में इलोंगेशन तो दोनों में होगा। अब बात आती है शेप की। तो ये जो स्टील वाला है इसमें इलोंगेशन तो होगा, बट जो शेप है इसका वो डिफॉर्म नहीं होगा। और जो अपना रबर वाला है वो हो जाएगा डिफॉर्म। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है उस रबर को अर्थ हम लोग खींचेंगे तो जो रबर है वो डिफॉर्म हो जाता है, उसी मतलब वो थोड़ा खींच जाता है। आपको पता है ना, रबर जो है उसको अर्थ हम लोग इतना था, अर्थ हम लोग उसको खींचे इतना करे, तो अर्थ हम उसको छोड़े तो वो इतना ही रहता है। दैट इज डिफॉर्मेशन। लेकिन अर्थ हम स्टील को थोड़ा इलोंगेट करेंगे और फिर जब मास हटाएंगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। तो यही जो था इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो इलोंगेशन जो है वो दोनों में हो जाएगा, पर डिफॉर्मेशन सिर्फ रबर में होगा। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल प्रॉपर्टीज। बट हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि रबर में जो होता है शेप चेंज हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बोथ द रॉड विल इलोंगेट बट देयर, नहीं ये वाला गलत हो जाएगा। द रॉड विल इलोंगेट एंड चेंज शेप, तो स्टील वाला तो नहीं करेगा, अभी अभी बात हुई है। फिर द स्टील rod will elongate without any change in shape, but the rubber rod will elongate and the shape of the bottom edge will change to an ellipse। तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ellipse क्या होता है? तो ये क्या होगा, the steel rod will elongate without any change in shape, but the rubber rod will elongate with change of the shape of the bottom edge taper to the tip of the center। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो अपना जो शेप में चेंज होएगा वो होएगा। ओके, तो ये 9.9 पे आ जाता है। तो हम यहाँ पे हमारा MCQ 1 जो है वो फिनिश होता है। अब हम लोग चलते हैं MCQ नंबर 2 पे। तो MCQ 2 में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रहते हैं। मतलब मल्टीपल मतलब जो मल्टीपल आंसर से रहते हैं वो करेक्ट रहता है। तो इसमें हमको सारे ऑप्शंस को पढ़ना होता है। ओके, तो 9.9 इसमें जो अपने को स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ गिवन है, तो इस ग्राफ के ऊपर लगभग क्वेश्चन रहता ही है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा पहले अपने को। सारे ग्राफ ऐसे ही दिखेंगे लगभग लगभग, थोड़े ऊपर नीचे होंगे, किसी का मतलब ये थीटा चेंज होएगा, किसी का कुछ होएगा, पर लगभग सारे ग्राफ ऐसे ही रहते हैं। तो अपने को इसको पार्ट्स में ब्रेक करना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी इसने पार्ट्स में ब्रेक करके रखा है ना, ये 3 पॉइंट पे, वैसे ही। ये जो अपना पहला पॉइंट है ये क्या बताता है अपने को, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस मतलब ये जो tan थीटा हो जाएगा ये अपने को क्या देगा, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। और ये जो अपना पोर्शन है ये क्या देगा अपने को, इलास्टिक रीजन देगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है ये अपने को इसकी ब्रिटेलिटी बताएगा, मतलब ये कितने जल्दी टूट जाएगा करके। मतलब ये जितना ज्यादा लंबा रहेगा वो उतना कम ब्रिटल रहेगा। इतने को अपने को समझना है। ये इलास्टिक वाला रीजन हो जाएगा कि वो कितना ज्यादा खिंच सकता है। और फिर एक एंड पॉइंट जो होता है, इसके बाद जो होता है ये टूट जाता है, ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट जो इसको बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट, इसके बाद जो ये टूट जाता है। तो अब ऑप्शन जो है वो पढ़ लेते हैं। मटेरियल सेकंड इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1। तो अभी अभी हम लोग ने देखा कि जो इलास्टिक रीजन था वो ये, हम फिर मैं एक बार आपको डायग्राम बता देता हूँ लिख के। ये जो अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रिटल वाला रीजन हो जाएगा। ये क्या बताएगा, ये जितना बड़ा रहेगा उतना कम ब्रिटल रहेगा अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो ऊपर ये वाला मटेरियल इलास्टिक वाला ये वाला, तो ये जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतना ज्यादा इलास्टिक रहेगा अपना ऑब्जेक्ट। और ये जो अपना यंग्स मॉड्यूलस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप ऑप्शन पढ़ते हैं, मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1। तो ये था अपना इलास्टिक वाला रीजन। यहाँ पे तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। मटेरियल 1 and 2 हैव सेम इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे एंड द सेम ब्रिटलनेस, ये तो गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो है लेंथ, ये दोनों डिफर करते हैं, तो ये बी भी गलत हो गया। सी, मटेरियल 2 इज इलास्टिक ओवर अ लार्जर रीजन, ये भी गलत हो गया क्योंकि अपना जो मटेरियल बनना है वो ज्यादा इलास्टिक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा।
क्या है, मटेरियल टू इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल वन। सीधे सीधे दिख रहा है कि ये जो अपना रीजन है ये ब्रिटल वाला, यहाँ पे ये कम है और यहाँ पे ये ज्यादा है। ये ज्यादा है मतलब ब्रिटल जो है वो कम होएगा, वो जल्दी नहीं टूटेगा। तो ये अपने को डायग्राम अच्छे से याद रखना है कि ये जो पोर्शन है अपने यंग्स मॉडुलस का tan थीटा देता है, ये इलास्टिक रीजन देता है, और ये जो होता है ब्रिटलनेस का देता है कि जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ब्रिटल कम होएगा अपना ऑब्जेक्ट। तो अपना 9.9 भी यहाँ पे क्लियर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10। A wire is suspended from the ceiling and stretched under the action of weight F suspended from the other end. The force exerted by the ceiling on it is equal and opposite to the weight. तो ये अपने को बोल रहा है कि ये अपना कुछ सीलिंग है, ठीक है। अब वायर इज सस्पेंडेड, तो ये एक वायर है, एंड स्ट्रेच अंडर एक्शन ऑफ वेट एफ। तो वेट एफ लिखा है मतलब यहाँ पे कोई मास होगा और नीचे क्या लगा हुआ है, एम जी। तो ये इसने क्या बोल दिया, एफ बोल दिया इसको, सीधे सीधे एम जी। ये इसको ऐसे स्ट्रेच किया हुआ है, एफ फोर्स, ठीक है। अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग ऑन इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट। तो ये जो सीलिंग है ये इसके ऊपर एक उल्टा फोर्स लगाएगी, क्योंकि नीचे से एफ है, ऊपर में क्या लगेगा अपना, एक और एफ लगेगा, ताकि ये जो बैलेंस रहे, ठीक है। चलो इसको एफ ही लिख देते हैं। तो ये बोल रहा है कि वही कि जो इसके ऊपर है, ऊपर साइड अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगा, वो भी एफ का। इतना समझ आता है। अब ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर अपने को क्या करना है, कमेंट। तो ये सिंपल डायग्राम है, इसमें कुछ है नहीं। तो 9.10 का चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द वायर इज एफ बाय ए। तो अपने को पता करना पड़ेगा टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस, तो अपने को पता है स्ट्रेस क्या होती है, एफ बाय ए। तो जो अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, वो तो हर जगह सेम है, तो ये तो ए ही रहेगा। और जो अपना फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है, एफ कर रहा है। और फिर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो 2F लग रहा है, ऊपर एफ और नीचे एफ। तो ये 2F नहीं है, ये जो एक एफ नीचे लग रहा है उसी को बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है एफ। तो इसको आप लोग को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ जो एफ है इसको ही कंसिडर करना है। नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो 2F लग रहा है, एक ऊपर साइड एफ एक नीचे साइड एफ। ऐसा नहीं है। जो वायर है इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऊपर देना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो हो जाएगी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा टेंसाइल स्ट्रेस में जो फोर्स आता है वो एफ ही आता है। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कितनी हो जाएगी, एफ बाई। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो गया कि टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन, क्योंकि क्रॉस सेक्शन जो है थ्रू आउट सेम ही है। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस होगी एफ बाई, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन जीरो, ये अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि एफ बाई। टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द वायर इज 2F बाई ए। तो जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों को लगता है कि 2F जो है वो फोर्स लग रहा है, पर ये बिल्कुल गलत बात है। जो फोर्स है वो एक ही लग रहा है नीचे साइड, ये तो बैलेंसिंग फोर्स है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। क्या टेंशन एट एनी क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द वायर इज एफ। ये तो हम लोग ने अभी अभी बोला कि हाँ इसी वजह से अपना जो है टेंसाइल स्ट्रेस जो है एफ बाई है। तो ये ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कॉमा डी। ये जो अपने टेंसाइल स्ट्रेस है वो एफ बाई है, और जो क्रॉस सेक्शन जो है ए, उस पे जो है फोर्स एफ लग रहा है सारे क्रॉस सेक्शन पे। ओके, ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व होता है यहाँ पे। तो ये जो एमसीक्यू है, आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारे एमसीक्यू में हमको थ्योरी का जो है बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन ये ग्राफ पढ़ा था, फिर यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया। फिर चैप्टर कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, और फिर आपको फॉर्मूला ठीक से आते हैं तो आप इसके लगभग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 11 ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रॉड ऑफ लेंथ एल and negligible mass m is suspended at its two end by the two wires of steel and aluminium। तो डायग्राम समझते हैं सबसे पहले। ये कोई छत है अपनी, इस एक वायर ये स्टील का है और एक वायर ये एल्यूमिनियम का है, ठीक है। और ये जो रॉड है इसकी लेंथ कितनी है, एल है। और ये जो मास है ये क्या है, नेग्लिजिबल मास, मतलब एम टेंडिंग टू जीरो, इसका कोई मतलब इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और द क्रॉस सेक्शन जो है वो गिवन है, वायर ए का कितना गिवन है, 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे इसका ध्यान देना है यूनिट का।
तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, यंग्स मॉड्यूलस भी गिवन है किसका, एल्यूमिनियम का और स्टील का। ये कितना, 200 × 10⁻⁹, तो ये कितना है, 7 × 70 × 10⁻⁹, ठीक है। सब कुछ गिवन है, यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, और जो इसकी लेंथ है वो एल गिवन है, ठीक है। अब आगे जो ऑप्शन है उसमें चेक कर लेते हैं क्या है। तो ये क्या हो रहा है, मास एम शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर ए टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर्स। तो ये हो रहा है कि जो मास एम है इसको हम लोग किधर मूव करें, जो अपना इक्वल जो है स्ट्रेस हो जाए, सेम हो जाए। तो पहले अपने को ये जो है डायग्राम इधर अपने वाले में ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपनी सीलिंग हो गई, ये अपने दो वायर हो गए, तो ये हो गया अपनी एल लेंथ रॉड। तो चलिए, सबसे पहले जो अपनी फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रेस का, क्योंकि स्ट्रेस की बात करना है, स्ट्रेस इन बोथ वायर। तो स्ट्रेस क्या होता है, एफ बाय ए, स्ट्रेस होता है एफ बाय ए। ओ, एक्स जो है अपना, एक्स जो है वहां पे मान लीजिए ये यहाँ से कुछ दूरी पर है, ठीक है, जो अपना मास एम है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, एल माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ जो है वो एल है। तो अपना जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ बी, टेंशन ऑफ बी इंटू एक्स इज इक्वल टू टेंशन ऑफ ए इंटू एल माइनस एक्स। इतना समझ आता है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए ये जो इक्वेशन है ये चाहिए चाहिए। ये हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ, ये जो है ये रिलेशन जो है ये होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ से जो अपनी आ जाएगी टी बी बाय टी ए, ये कितना हो जाएगा, एक्स, सॉरी एल माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा एल बाय एक्स माइनस वन। तो अब चेक करते हैं वायर ए के लिए। वायर ए के लिए जो है वो कितना स्ट्रेस आ जाएगा, वो आ जाएगा टी ए बाय टी बी, ठीक है। और जो अपना वायर नंबर बी है उसके लिए स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टी बी बाय ए बी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है सीधे जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, ए अपॉन टी बी। तो अपने को क्या करना है, स्ट्रेस ऑन स्टील और स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम क्या करना है, इक्वल करना है। तो स्ट्रेस जो है इक्वल करना है, तो ये हो जाएगा टी बी बाय ए बी इज टू टी बी बाय, सॉरी टी ए बाय ए हो जाएगा ना, क्योंकि टेंशन जो है एल्यूमिनियम का लेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एल्यूमिनियम का लेंगे। और यहाँ पे जो है टी बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, ये जो ये वाला रिलेशन है ये डाल रहे हैं हम लोग, टू ऑफ ए ए, ठीक है। तो ये अपने पास रिलेशन आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या डिराइव करेंगे, टी ए इज टू टी बी बाय टू, ये आ गया अपना ये, ठीक है। तो जिसको हम लिख सकते हैं टी ए बाय टी बी बाय टी ए इज टू टू। तो ये जो था टी बी बाय टी ए, ये क्या था अपने पास यहाँ से, ये ये क्या था, एल बाय एक्स माइनस वन। तो अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे, एल बाय एक्स माइनस वन इज टू टू। तो ये हो जाएगा एल बाय एक्स इज टू थ्री, ये हो जाएगा एक्स इज टू एल बाय थ्री। जो अपना एक्स है वो कितना होना चाहिए, एल बाय थ्री। मतलब अब फिर से अपने को डायग्राम पे वापस जाना है। तो आगे अपना डायग्राम ये एक्स जो अपने ये कितना हो जाना चाहिए, एल बाय थ्री, और ये जो होना चाहिए एल माइनस ये हो जाना चाहिए टू बाई थ्री। तब जाके जो है इसमें कितना होगा, स्ट्रेस इक्वल रहेगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए था वो अपना क्या हो गया, करेक्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, मास एम शुड बी सस्पेंडेड क्लोजर टू वायर ए टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ वायर। मास एम शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू बी टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी, मास एम शुड बी सस्पेंडेड एट द मिडिल ऑफ द वायर टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर। तो ये सी वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने निकाला है कि जो अपना एक्स है वो कितना हो जाएगा, एल बाई थ्री।
सो अपना जो सॉरी एक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा L/3। जो अपना ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो मास एम शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर ए टू हैव इक्वल स्ट्रेन इन बोथ द वायर। तो स्ट्रेन क्या होता है, अब स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। स्ट्रेन क्या होता है अपना, वाई ऑफ स्टील अपॉन वाई ऑफ एल्यूमिनियम। ये होएगा क्यों, क्योंकि अपन ने जो स्ट्रेस किया है वो क्या किया है, इक्वल किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा TA/TB, स्ट्रेन इक्वल रखने के लिए। तो ये हो जाएगा अपना TA/TB मल्टीप्लाई बाय देयर एरिया। ठीक है, तो ये इनवर्स में आ जाएंगे एरिया AB/AA। तो यहाँ से जो TA/TB वो अपने को तो गिवन था, मतलब हम लोग ने अभी अभी फाइंड किया था XL/, ये वाला रिलेशन। ठीक है, और जो एरिया वाला रिलेशन वो भी हम लोग ने अभी अभी फाइंड किया था, 2AA/AA। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो यंग्स मॉडुलस है उसका रेशियो क्या लिख देंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ अपॉन 70 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 - x। तो यहाँ से जो अपनी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सॉरी 1 - x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7/17। तो सीधे सीधे अपने को पता, सॉरी L - x हो जाएगा। तो L - x जब इतना है तो x कितना हो जाएगा, ये 7/17 कितना, इट इज लेस देन हाफ। एक्स जो हो जाएगा वो मोर देन हाफ हो जाएगा। तो ये जो अपना है, फॉर द इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेन मास एम विल बी क्लोजर टू ए, मतलब वो एक्स जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, हो जाएगा। सॉरी, ये डायग्राम फिर से बनाएंगे तो ये अपना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो ये जो है इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, फॉर एन आइडियल लिक्विड। तो अब ये आइडियल लिक्विड की बात कर रहा है। अभी अभी हम लोग ने सबसे पहले देखा था कि जो रिजिडिटी वाला होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी वो कितना होता है, 0। यहाँ पे पूछा है क्या, नहीं, यहाँ पे पूछा है बल्क मॉड्यूलस के बारे में। ठीक है, तो अपने को पता है कि बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, -ρ v अपॉन Δv। ये क्या होता है अपना बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, तो फॉर एन आइडियल लिक्विड Δv क्या होता है, 0। तो जो अपना जो, क्योंकि जो अपना वॉल्यूम है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता आइडियल लिक्विड के लिए, अपने को इतना पता है। तो Δv जब 0 होएगा तो ये जो पूरा टर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मतलब क्या हो जाएगा, बल्क मॉड्यूलस इज इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। सिंपल, बस अपने को फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो बल्क मॉड्यूलस 0, जब इन्फिनिटी तो 0 कैसे होगा। फिर अब नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, द शेयर मॉड्यूलस इज इन्फिनिटी। तो अब जब अपना शेयर मॉड्यूलस वो देखते हैं। ओके, तो वो होता है अपना F/A अपॉन Δθ। ठीक है, तो इसमें जो है F/A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म आ गई, तो ये क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब हम लोग इसको फाइंड ही नहीं कर पा रहे। तो फाइंड नहीं कर पा रहे मतलब शेयर मॉड्यूलस इज 0, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म आ गई मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इन एंड में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वाला भी 0 हो गया, और डेल्टा थीटा क्योंकि ये आइडियल लिक्विड है तो इसमें जो है टेंजेंशियल फोर्स जो है वो लग ही नहीं पाएगा। ये डेल्टा थीटा भी 0 हो जाएगा, तो फोर्स भी 0 हो जाएगा और डेल्टा थीटा भी। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 13। कॉपर एंड स्टील वायर ऑफ द सेम डायमीटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ठीक है, और डिफॉर्मिंग फोर्स F is applied to this composite wire which causes a lot total elongation of 1 centimeter. The two wires will have, तो अपन लोगों ने क्या किया, एक कॉपर वायर लिया और एक स्टील वायर लिया। यहाँ तक के कॉपर है तो यहाँ तक के स्टील है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके नीचे एक फोर्स लगा दिया F। तो ये होता है कि इसमें टोटल 1 सेंटीमीटर का इलोंगेशन हुआ। ठीक है, ये हो रहा है कि जो टू वायर्स इनके ऊपर कमेंट करना है कि उनके स्ट्रेस और स्ट्रेन पे। तो अपने को पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, F/A। तो F/A, तो जब दोनों पे
फोर्स जो है वो सेम लग रहा है, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स किधर लगेगा, नीचे साइड एफ। तो जब इसके ऊपर एफ लगेगा तो इस पोर्शन पे भी एफ ही लगेगा। तो एफ तो सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। ये लिखा है ना सेम डायमीटर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो अपनी जो स्ट्रेस रहेगी वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगी, उसमें कोई कमेंट नहीं। अब बारी आती है स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन को हम लोग लिख देंगे स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 1 बाय यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा अपना स्ट्रेन? यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर। तो अपने को पता है कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए एल जो है वो कम है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील के, ठीक है। जब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील ज्यादा है तो स्ट्रेन इन स्टील क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्ट्रेन इन स्टील इज लेस। तो देखते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेन, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 1/y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अर्थ हमको ये रिलेशन पता भी नहीं रहता कि किसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है किसके कम है, तो अपने को ये पता चलेगा कि 1/y के प्रोपोर्शनल है। और जब 1/y के प्रोपोर्शनल है तो y दोनों का डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल है। तो इसका जो रहेगा स्ट्रेन जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, पर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सेम। तो यहाँ पे हमारा 13th वाला क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग जो है MCQ 1 और MCQ 2 फिनिश कर दिया। तो अभी तक हम लोग का ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं है, सब कुछ इजी चल रहा है। बस अपने को क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूले, और फॉर्मूले जो एक 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 टर्म होती है उन सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, व्हाट इज शेयर स्ट्रेस, ये सब, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इज मच मोर देन दैट ऑफ रबर फॉर द सेम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, विच वन विल हैव ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये बोला है कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ क्या है, स्टील है, इट इज मच मोर ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, फॉर द सेम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ रबर। तो अपने को किसके ऊपर कमेंट करना है, टेंसाइल स्ट्रेस के ऊपर। तो अपने को स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, तो अपने को पता है कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा अपना स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये हो जाएगा स्ट्रेस ऑफ रबर अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, ठीक है। तो अब जब ना स्ट्रेस ऑफ स्टील अपॉन स्ट्रेस ऑफ रबर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, ओके। तो इतना समझ आता है कि ये वाला जो टर्म है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब स्ट्रेस इन स्टील भी क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो स्ट्रेस इन स्टील विल बी ग्रेटर देन स्ट्रेस ऑफ रबर, ये अपने को सीधे सीधे पता चल गया। बस हम लोग ने क्या किया, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा और अपने को पता था कि स्ट्रेन जो है वो इक्वल है, तो हम लोग ने इस स्ट्रेन को रिप्लेस कर दिया स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस से। यहाँ से सीधे सीधे हमको रिलेशन मिल गया कि स्ट्रेस इन स्टील इज ग्रेटर देन स्ट्रेस इन रबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर होता है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। इज स्ट्रेस अ वेक्टर क्वांटिटी? तो स्ट्रेस का पहले हम लोग सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो जो अपना फोर्स है उसमें तो डायरेक्शन होती है कि किस तरह, जिस तरफ फोर्स लगता है तो उसी तरफ क्या लगा, स्ट्रेस लगेगा। तो सिंपली अपने को यहाँ पे पता चलेगा कि फोर्स में डायरेक्शन होती है तो अपने जो स्ट्रेस है उसमें भी डायरेक्शन होगी, और वो किधर होगी, जिधर फोर्स लगेगा। जैसे कि अपना कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ऐसे इधर फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस भी इस साइड ही होगा। इस तो अपने यहाँ से पता चला स्ट्रेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे, सॉरी 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16। एंड सॉरी, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्टील एंड कॉपर आर इक्वली स्ट्रेच। तो ये अपने पास एक
स्प्रिंग है किसकी? स्टील की। एक स्प्रिंग है अपनी कॉपर की। COPPER। ओके। आर इक्वली स्ट्रेच, तो हम लोग ने इसका जो डेल्टा एल है वो हम लोग ने इक्वल करके रखा है। दोनों जो है इक्वल है। इसको हमने इक्वल स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है। ऑन विच मोर वर्क विल हैव टू बी डन। तो ये वर्क डन पूछ रहा है। तो अपने को पता है कि वर्क डन क्या होता है। ऑन वर्क डन ऑन वर्क डन फॉर, फॉर लिख देते हैं स्ट्रेचिंग अ वायर, वायर। ठीक है। वर्क डन क्या होता है? हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। ठीक है। ये होता है अपना वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। अपने को समझ आ रहा है कि वर्क डन जो है वो डेल्टा एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा एल, बोथ द सॉरी बोथ द स्प्रिंग आर इक्वली स्ट्रेट, तो जो अपना फोर्स रहेगा वो तो इक्वल लगेगा। तो अब बात आती है डेल्टा एल की, तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या फॉर्मूला पता है कि जो अपना यंग्स मॉडुलस है वो क्या होता है? F/A डेल्टा, सॉरी L बाय डेल्टा एल। तो ये जो डेल्टा एल है इसको हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 1/Y। क्यों? क्योंकि जो अपना y है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। ये जो है डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Y। तो ये डेल्टा एल को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1/Y से। तो अपना जो वर्क डन है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? 1/Y के। मतलब वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। तो अब क्या लिखेंगे? W ऑफ स्टील, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्टील अपॉन वर्क डन फॉर स्ट्रेचिंग द कॉपर। किया जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अपने को पता है कि जो यंग्स मॉडुलस है ऑफ कॉपर, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, इनमें जो होता है यंग्स मॉडुलस स्टील इज ग्रेटर। ठीक है, ये अपने को रिलेशन पता है। तो यंग्स मॉडुलस स्टील ग्रेटर है, तो वर्क डन फॉर कॉपर वो ज्यादा होगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस स्टील ज्यादा है तो यंग्स वर्क डन फॉर कॉपर ज्यादा होगा। सिंपल। वर्क डन फॉर कॉपर, वर्क डन फॉर कॉपर इज मोर एज कम एज कंपेयर टू स्टील। ठीक है, ये तो समझ आते हैं। ये बस हम लोग ने क्या किया, वर्क डन का फॉर्मूला लिखा जो अपना डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल आ गया। फिर हम लोग ने यंग्स मॉडुलस के टर्म में डेल्टा एल को लिखा और फिर सीधे सीधे कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी फिनिश होता है। तो हम चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है? व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस फॉर अ परफेक्ट रिजिड बॉडी। तो परफेक्ट रिजिड बॉडी मतलब पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिख देते हैं कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है? F/A डेल्टा, सॉरी L बाय डेल्टा एल। ठीक है। तो जब ये बात किसी करें परफेक्ट रिजिड बॉडी, परफेक्ट रिजिड बॉडी मतलब हम लोग उसको खींच के लंबा चौड़ा नहीं कर सकते, मतलब उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते, और उसको उसका जो डेल्टा एल होएगा वो कितना होएगा? 0, क्योंकि हम उसको खींच ही नहीं सकते, रिजिड है वो, एकदम हार्ड है। तो उसका जो डेल्टा एल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F/A L/0। तो जब नीचे में 0 आ गया तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी अपना सॉल्व हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द बल्क मॉडुलस फॉर अ परफेक्ट रिजिड बॉडी। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखेंगे। बल्क मॉडुलस क्या होता है? रो वी बाय डेल्टा वी। ठीक है। तो रिजिड बॉडी में क्या होता है? इससे वही, रिजिड बॉडी जो होती है हम लोग उस पर यार कोई भी फोर्स लगाए तो वो डिफॉर्म नहीं करेगी, डिफॉर्म नहीं करेगी तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अपना जो डेल्टा वी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। तो ये जाएगा अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा रो वी बाय डेल्टा वी। तो ये हो जाएगा अपना 0, ये हो जाएगा रो वी बाय 0। तो ये टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो जो अपना बल्क मॉड्यूलस है वो कितना हो जाएगा? इंफिनिटी फॉर अ
bulk modulus टेंडिंग टू इन्फिनिटी फॉर अ परफेक्ट रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर्स भी फिनिश कर दिया। तो आज हम लोग ने MCQ 1 MCQ 2 और वेरी शॉर्ट आंसर फिनिश कर दिया। तो सब लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय, हैव अ गुड डे।